दाऊद इब्राहिम, वो अंडरवर्ल्ड डॉन जो मुंबई में खौफ का दूसरा नाम माना जाता था, उसने मुंबई पर ऐसी बादशाहत कायम की जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उसके इशारे पर झुकते थे, तो वहीं मुंबई की सड़कों पर उसका खौफ खून बनकर बहता था। यूं तो एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हुए, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड को खौफनाक रूप दाऊद ने ही दिया था। उसने अपने भाई की मौत का बदला करीम लाला के भाई और भतीजे को मौत के घाट उतार कर लिया। वो हाजी मस्तान जैसे डॉन से भी भिड़ने से नहीं चूका और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। लेकिन एक मामूली से हेड कांस्टेबल का बेटा आखिर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कैसे बन गया? वो मुंबई जिस पर कभी हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे डॉन राज करते थे, वो दाऊद के आगे कैसे नतमस्तक हो गए? कैसे दाऊद इब्राहिम आज दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में गिना जाता है, जिसके सिर पर 250 करोड़ रुपए का इनाम है। साल 1955 में महाराष्ट्र में एक हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के यहां एक लड़के का जन्म होता है, जिसके बारे में एक बाबा ने यह भविष्यवाणी की थी कि वो बच्चा बड़ा होकर बहुत ही फेमस और पैसे वाला आदमी बनेगा। इस बच्चे का नाम दाऊद इब्राहिम रखा जाता है। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही नाम आगे चलकर मुंबई की माया नगरी में खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा। दाऊद इब्राहिम के पिता यूं तो हेड कांस्टेबल थे, लेकिन उनके पूरे 12 बच्चे थे, जिस वजह से पूरे घर का खर्च उठाना मुश्किल था। पैसों की कमी के कारण दाऊद ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका उठना बैठना ऐसे लड़कों के साथ होने लगा जो चोरी, ठगी और छोटे मोटे अपराधों में लगे रहते थे। उन्हीं की संगत में दाऊद भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। महज 14 साल की उम्र में उसने पहली बार चोरी की। इसके लिए उसके पापा ने उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटा ताकि वो सुधर जाए। लेकिन दाऊद के सर पर जल्द से जल्द ज्यादा दौलत और शोहरत कमाने का भूत सवार था और वो अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। कुछ समय तक दाऊद ने अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी चोरियां और ठगी की और फिर वो एक लोकल डॉन बाशु दादा की गैंग का हिस्सा बन गया। लेकिन एक दिन किसी बात पर बाशु दादा ने दाऊद के पिता और उसके बड़े भाई शबीर कास्कर की खुलेआम बेइज्जती कर दी। ये बात दाऊद को इतनी चुभ गई कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर डाला। इसके बाद दाऊद का नाम धीरे धीरे मुंबई की गैंगस्टर दुनिया में फैलने लगा। 1970 के दशक में उसने कुछ वक्त के लिए हाजी मस्तान के लिए भी काम किया, लेकिन वो हमेशा किसी का आदमी बनकर नहीं रहना चाहता था, बल्कि वो खुद बड़ा डॉन बनना चाहता था। ऐसे में कभी हाजी मस्तान का शागिर्द रहा दाऊद इब्राहिम उससे भी टकराने के लिए तैयार हो गया। महज 19 साल की उम्र में उसने हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए से भरी एक अटैची लूटने का प्लान बना लिया, जो मरीन लाइन से मालाबार हिल ले जाई जा रही थी। दाऊद ने रास्ते में ही उस अटैची को लूट लिया, लेकिन यहां उससे एक बड़ी गलती हो गई। वो पैसा असल में हाजी मस्तान का नहीं, बल्कि एक बैंक का था। बैंक का पैसा लूटते ही दाऊद सीधे पुलिस के निशाने पर आ गया। जिस पुलिस टीम को इस केस की जांच सौंपी गई थी, उसमें उसके अपने पिता इब्राहिम कास्कर भी शामिल थे। जब उन्हें पता चला कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड उनका ही बेटा है, तो उन्होंने फिर से दाऊद की बुरी तरह पिटाई की, लेकिन इस बार भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद दाऊद ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। इसके बाद दाऊद ने अपना खुद का गैंग खड़ा कर लिया, जो डी कंपनी के नाम से मशहूर हुआ। इधर हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, जिससे दाऊद को स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गोल्ड ट्रेड और रियल एस्टेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया। उसकी तेजी से बढ़ती ताकत से करीम लाला और उसका पठान गैंग परेशान रहने लगा, क्योंकि पहले इन धंधों पर उनका ही कब्जा था। जल्द ही दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के बीच गैंगवार शुरू हो गई और मुंबई की सड़कों पर आए दिन गोलियां चलने लगीं। एक बार करीम लाला के गुंडों ने दाऊद को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। यह दाऊद के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब पठान गैंग ने एक उभरते हुए डॉन मन्या सुरवे के जरिए दाऊद के बड़े भाई शबीर कास्कर को मरवा दिया। अपने भाई की हत्या से दाऊद इब्राहिम अंदर तक हिल गया। उसके लिए अब यह सिर्फ गैंगवार नहीं, बल्कि पर्सनल रिवेंज बन चुका था। उसने ठान लिया कि इस खून का हिसाब खून से ही चुकाएगा। इसके लिए इस बार उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। उसने पुलिस से मुखबरी करके साल 1982 में मन्या सुरवे को मरवा दिया। लेकिन दाऊद का अब भी करीम लाला से हिसाब बाकी था और वो अपने भाई की मौत का बदला
करीम लाला के भाई की मौत से लेना चाहता था। इसके बाद दाऊद ने सबसे पहले करीम लाला के भतीजे समद खान को टपकाया और फिर 1986 में करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवाकर अपना बदला पूरा कर लिया। इस तरह धीरे धीरे दाऊद ने अपने सारे राइवल गैंग्स को एक एक करके या तो खत्म कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया और अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे दाऊद का मुंबई, गुजरात और दमन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, सिल्वर और गोल्ड जैसे कई कीमती सामानों की स्मगलिंग पर कब्जा हो गया और वो इस नेटवर्क से करोड़ों की कमाई करने लगा। दाऊद इब्राहिम का क्रिकेट से भी गहरा लगाव था। वो केवल क्रिकेट देखने का शौकीन नहीं था, बल्कि क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जैसे अवैध कारोबारों पर भी उसकी पकड़ मजबूत थी। वो मैच के दौरान अक्सर वीआईपी स्टैंड में देखा जाता था। उसकी दबंगई का ये आलम था कि साल 1986 में एक बार जब शारजाह में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हो रहा था, तो मैच से पहले दाऊद इब्राहिम भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। उसने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि अगर इंडिया ये फाइनल जीतता है तो वो हर खिलाड़ी को एक एक टोयोटा कोरोला गिफ्ट करेगा। इस दौरान दाऊद का बॉलीवुड में भी दबदबा हो गया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स अंडरवर्ल्ड के डर के साए में जीते थे। दाऊद बड़े प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगाता और बदले में अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट करवाता। कई फिल्म मेकर्स से वो सीधा हफ्ता भी वसूलता था। जो पैसे नहीं देता, दाऊद उसको मरवा देता था। इस दौरान दाऊद इब्राहिम का नाम मंदाकिनी समेत कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ भी जुड़ा और उसके अफेयर के किस्से भी खूब मशहूर हुए। लेकिन मुंबई में उसका खौफ जितना बढ़ रहा था, उतना ही पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस अब बाकी गैंगस्टर्स की तरह उसके पीछे भी पड़ चुकी थी। हालात बिगड़ते देख दाऊद अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से ही अपने नेटवर्क के जरिए मुंबई को कंट्रोल करने लगा। उस वक्त डी कंपनी में उसके लिए छोटा राजन, मोहन कोटियन, गुरु साटम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे लोग काम करते थे। दुबई में बैठकर दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चला रहा था और उसके गुर्गे जमीन पर उसकी ताकत बनाए रखने के लिए राइवल गैंग्स से भिड़ रहे थे। साल 1992 तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन इसी बीच दाऊद के जानी दुश्मन अरुण गवली की गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। दाऊद अपने जीजा की मौत से अंदर तक हिल गया। इसके बदले में उसने 12 नवंबर 1992 को मुंबई के जे हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ 500 राउंड की फायरिंग करवाई और अपने जीजा के हत्यारे शैलेश हल्दंकर को भुनवा डाला। ये हमला मुंबई की गैंगवार के इतिहास की सबसे खतरनाक घटना बन गया। उसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे और मुंबई भी इस वायलेंस से नहीं बच सकी। इसी माहौल का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा ने बदले की साजिश रची। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक साथ 12 जोरदार धमाके करवाए, जिनमें 257 लोगों की जान चली गई। ये भारत में अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला था, जिसमें दाऊद इब्राहिम की बड़ी भूमिका थी। बाद में इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम हाथ नहीं आ सका। वो इस हमले के बाद दुबई से भागकर पाकिस्तान में जा छिपा, जहां पाकिस्तान ने उसे पूरी सुरक्षा दी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स के बाद भी दाऊद ने पाकिस्तान से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा। बॉलीवुड पर उसका दबाव पहले की तरह बना रहा। एक बार जब फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी ने दाऊद के कहने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया, तो उसके गुंडों ने जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी। इसके अलावा 1997 में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद के ही आदमी अब्बू सलेम ने करवाई थी। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर भी आरोप लगे कि इसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने फाइनेंस किया था। उस दौर में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का दाऊद से कनेक्शन एक खुली बात थी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद संजय दत्त पर दाऊद के लोगों से हथियार लेने और उन्हें अपने घर में रखने का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अनिल कपूर, सलमान खान, ऋषि कपूर, अनु मलिक, ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनका दाऊद से कोई ना कोई कनेक्शन था। दाऊद आज अरबों डॉलर की संपत्ति का मालिक है
और वो दुनिया के अब तक के सबसे अमीर गैंगस्टर्स में से एक है। उसकी डी कंपनी केवल एक अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं रही, बल्कि यह एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। यही वजह है कि दाऊद को भारत के अलावा अमेरिका ने भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर उसके सर पर 250 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। इंडियन एजेंसियां सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपनी शरण देकर अब तक बचा रखा है। कहा जाता है कि गिरफ्तारी के डर से दाऊद कई बार अपना नाम और पहचान बदल चुका है और अपना चेहरा बदलने के लिए कई सर्जरी भी करवा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं और सबसे जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।